मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में इनमें देखिए, इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है और दूसरी में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है। तो इसकी जो सामाजिक विज्ञान दी गई है, इस सामाजिक विज्ञान को आज हम समझेंगे और अपनी जो वर्कशीट दी गई है इसी में इनको भर लेंगे। तो देखिए, इसको हम देखते हैं। इनमें जो वर्कशीट दी गई है ये सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान की ये जो अध्याय 27 है। तो ये अध्याय 27 के पहले वाले जो अध्याय दिए गए हैं वो मैंने इसी चैनल के यूट्यूब पर डाल दिए हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर कैसे जाना है, कैसे वीडियोज़ देखना है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आप उस प्रकार से पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, और यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो सर्च कर लीजिए, गणित वाले सर के नाम से सर्च भी हो जाती है ये वीडियो। ठीक, तो आज हम देखते हैं इसके अध्याय 27 को। अध्याय 27 में दिया गया हमारा जीवन और पर्यावरण। तो हमारा जीवन क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, इन दोनों का मेल संबंध क्या है, आज हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो प्रश्न एक दिया गया है कि पर्यावरण में संतुलन कैसे पैदा हो रहा है। पर्यावरण तो है लेकिन संतुलन बनाए रखता है ये पूरा पर्यावरण। कैसे संतुलन बनाए रखता है, देखिए, औद्योगिक विकास एवं मानव जीवन शैली में बदलाव के कारण मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू किया है, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है। संतुलन नहीं बना है, क्या हो गया है, असंतुलन। तो मानव ने प्रकृति का क्या दोहन किया है, जंगल काट दिए, पृथ्वी को खोद दिया, कई पहाड़ चट्टानों को उन्होंने मिटा दिया है। तो इस प्रकार से इनका दोहन हुआ है और यह अंधाधुंध दोहन के कारण यह पृथ्वी और इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 दिया है कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, रासायनिक जो खाद रहते हैं, ये रासायनिक उर्वरक जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं तथा मिट्टी में रिस कर भूजल को भी प्रदूषित करते हैं। भूजल यानी पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है या भूजल है, उसको भी ये दूषित करते हैं। इस कारण से ये इसका बहुत गहरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 दिया है कि पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि दोनों में क्या अंतर है। तो आधुनिक माने अभी की कृषि कैसी है। तो आधुनिक कृषि में जैविक खेती हो रही है। कैसी, जैविक खेती ज़्यादा नहीं होती है, जबकि पारंपरिक कृषि में जैविक खेती ज़्यादा होती है। आधुनिक कृषि स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। रासायनिक खाद इनकी अधिक इनका प्रयोग किया जाता है, इनकी अधिक मात्रा होती है, जबकि पारंपरिक कृषि जो है यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई खाद नहीं मिलाए जाते हैं। जो गोबर की खाद होती है उसी का किसान लोग उपयोग करते हैं। और ये जैविक खेती जो है ये पारंपरिक है, इसी का ही उपयोग करना चाहिए जो हमारे कृषक हैं। तो हमारा जो जीवन है ये ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 दिया है कि पर्यावरण सहयोगी किसी एक प्रौद्योगिकी के बारे में लिखिए। क्या प्रौद्योगिकी है। तो सीएनजी एक प्रकार का पर्यावरण सहयोगी है, जिसका पर्यावरण के क्षेत्र में प्रयोग बढ़ रहा है, क्योंकि यह अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण फैलाती है। ये बहुत कम प्रदूषण फैलाती है, इसलिए इस प्रौद्योगिकी का हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, किसी प्रौद्योगिकी का अंतिम उत्पाद क्या होता है। उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, किसी प्रौद्योगिकी का अंतिम उत्पाद उस उद्योग में तैयार वे वस्तुएं होती हैं जो वस्तुओं के निर्माण में सहायक होती हैं, जैसे लोहा,
यह जो लोहा होता है यह इसका उद्योगों का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया गया है, किसी उद्योग की स्थापना में पूंजी तथा कच्चे माल की क्या भूमिका होती है। तो किसी उद्योग की जो स्थापना है उसकी जो पूंजी होती है, पूंजी बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में ली जाती है तथा अधिकतर लोग प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर भी निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से उद्योग धंधे चलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7 देखिए, औद्योगिक अवशिष्ट पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो कारखानों द्वारा उत्पन्न औद्योगिक अवशिष्ट प्रदूषित जल, विषैली गैसें, धूल, राख, धुआं इत्यादि जल को क्या करते हैं, जल और पूरा थल जो है तथा वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। वायु भी प्रदूषित होती है। तो जो औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न दूषित जल है, विषैली गैसें हैं तथा ठोस अपशिष्ट से प्राकृतिक संसाधनों का अवनयन हो रहा है। इनका उन्नयन नहीं हो रहा, अवनयन माने गिर रहा है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 देखिए, ठोस अपशिष्ट के निपटान में पुनः उपयोग विधि क्या है। तो जो अपशिष्ट रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, तो ठोस अपशिष्ट के निपटान में पुनः उपयोग विधि में अवशिष्ट वस्तुओं को पुनः माने फिर से उपयोग योग्य बनाया जाता है। सभी धात्विक वस्तु को पिघलाकर नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें शीशा और कागज 100% पुनः उपयोग होता है। कागज का और जो शीशा होता है इसका उपयोग तुरंत दूसरा नया बना करके दे दिया जाता है। इसलिए ये चीज़ें वस्तुएं जब खराब हो जाती हैं तो ये हमारी कंपनी को या उद्योग धंधों को वापस चली जाती हैं जो लोग देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि अपशिष्ट के निपटारे में स्थानीय संगठनों की क्या भूमिका होती है। तो जो स्थानीय स्तर पर नगर पालिका या नगर निगम रहते हैं, बड़े बड़े शहर है उनमें नगर पालिका रहती, बड़े शहरों में नगर निगम बना रहता है और हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं। तो ये छोटी छोटी होती हैं। इनमें अपशिष्ट के निपटारे में सीधी भूमिका निभाती हैं। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े कूड़ेदान स्थापित किए जाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल में इन अपशिष्ट को उठाने की व्यवस्था भी की जाती है। कहाँ पर, नगर पालिका और नगर निगम में। पंचायतों में बहुत कम होता है ये काम। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 देखिए, लिखा है कि वस्तु निर्माण की प्रमुख है जो प्रक्रियाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। वस्तु का निर्माण कैसे होता है। तो वस्तु निर्माण की 3 प्रक्रियाएं हैं। ये देखिए, नंबर 1 संयोजन। क्या, संयोजन। इसमें विभिन्न विभागों को जोड़ करके अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है। अगला, इसमें दिया गया है परिवर्तन। नंबर 2 में है परिवर्तन। तो ये परिवर्तन कैसे, इस प्रक्रिया में परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल या अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर तीसरा देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है। लास्ट में निष्कर्षण में देखिए, निष्कर्षण में कच्चे माल में से 1 या 2 प्रकार की अवयव निकाल लिए जाते हैं। जैसे पेट्रोल, ये कच्चे तेल से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी पूरी इसकी विधि है वस्तु निर्माण की, इस प्रकार से इनका वर्णन यहाँ पे थोड़ा सा अपन को लिख देना है। ठीक, तो हमने जो अभी 1 से 10 तक के सभी प्रश्न किए हैं। इस प्रत्येक पाठ में 1 से 10 ही प्रश्न दिए रहते हैं। इन प्रश्नों को हमने आज समझ लिया है और इनको हमें अपनी वर्क शीट जो दी गई है उसमें इनको भर लीजिए, क्योंकि यह सभी जो पाठ हैं हमें भर कर के 15 फरवरी के पहले हमें स्कूल में जमा करना है, जिससे कि इसको हमारे क्लास टीचर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमें इनको पुनः वापस ले लेना है, जिससे हम इन्हीं को पढ़ करके वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी कर सकेंगे। यदि आपको ये सब अच्छा लगा, अच्छा समझ में आया है, तो आप इसको लाइक और शेयर करिए, जिससे
दूसरे बच्चों को, अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित रखिए। क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है मेरी, वो आपको यूट्यूब चैनल पर तुरंत ही शीघ्र ही मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।